जीएस फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। द जर्नी ऑफ एन अन्नपूर्णा आइडल फ्रॉम वाराणसी टू कनाडा एंड देन बैक। तो देखिए 29 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात की थी और उसमें उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि एक प्राचीन मूर्ति जो गॉडेस अन्नपूर्णा की है वो इंडिया से करीब 100 साल पहले वो चोरी हो चुकी थी और वो वापस आ रही है इंडिया। तो ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है कि हमारी जो प्राचीन सारी की सारी जो धरोहर है, जो भी चोरी हो चुकी थी या जो गायब हो चुकी थी, वो धीरे धीरे वापस अगर आ रही हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है। तो हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर ये यहाँ से चोरी क्यों हुई थी और किसने किया था इसे चोरी, और ये फिर चोरी होकर कनाडा कैसे पहुँची, और फिर पूरा प्रोसेस ऑफ रिटर्न भी देखेंगे कि किस तरह से वहाँ से वापस इंडिया आ रही है और इंडिया आने के बाद इसे फिर कहाँ रखा जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि मन की बात में 29 नवंबर को मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया था कि जो चोरी हुई मूर्ति है वो वापस इंडिया आ रही है। तो इसकी जो शुरुआत होती है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अन्नपूर्णा गॉडेस जो है वो क्या है। और जैसा हम लोग आप लोगों में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो अन्नपूर्णा जो गॉडेस है वो गॉडेस ऑफ फूड जिन्हें कहा जाता है, जिसे अन्नपूर्णा यानी कि जो अन्न की पूर्ति करती है उन्हें अन्नपूर्णा कहा जाता है और वो अन्न की देवी भी है। तो ये 18th सेंचुरी में इसे कार्व किया गया था इन बनारस स्टाइल, जो कि फिलहाल अभी पार्ट है कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना के मैकेंजी आर्ट गैलरी का हिस्सा है। तो हालांकि इसकी पहचान कैसे हुई और ये पता कैसे चला कि जो वहाँ पर रखी हुई मूर्ति है वो इंडिया की है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। चलिए देखते हैं। लास्ट ईयर पिछले साल विनीपेग बेस्ड आर्टिस्ट एक है दिव्या मेहरा, उनको इनवाइट किया गया था वहाँ एग्जीबिशन में हिस्सा लेने के लिए वहाँ की गैलरी में। तो जब वो वहाँ पहुँची और उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया वहाँ के कलेक्शन पे, तो उनकी नज़र पड़ी एक ऐसी मूर्ति पे जिन्होंने हाथ में एक बाउल ऑफ राइस पकड़ा हुआ है और एक हाथ में स्पून पकड़ा हुआ है। तो उन्हें थोड़ा सा शक हुआ कि ये शायद जो चोरी हुई मूर्ति थी हमारे इंडिया से, क्या ये वही तो नहीं। तो उन्होंने जल्दी से देखा जो रिकॉर्ड्स में कि क्या ऐसा कुछ हुआ था। तो उन्होंने पाया कि हाँ, सेम स्कल्पचर जो है वो चोरी कर ली गई थी एक एक्टिव टेम्पल से 1913 में, और जिसको एक्वायर कर लिया गया था बाय मैकेंजी। मैकेंजी ये एक लॉयर थे, लॉयर नॉर्मन मैकेंजी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनको बुलाया जाता है, सिद्धार्थ वी शाह को बुलाया जाता है जो कि क्यूरेटर है ऑफ इंडियन एंड साउथ एशियन आर्ट एट पीबॉडी इसेक्स म्यूजियम के यूएस के। उनको बुलाया जाता है क्योंकि उन वेरीफाई करने के लिए बुलाया जाता है कि क्या ये वही स्टैचू है जो वहाँ से चोरी हुई थी। बाद में बहुत छानबीन करने के बाद वो कंफर्म कर देते हैं कि ये जो अन्नपूर्णा की मूर्ति जो चोरी हुई थी ये वही है जो इंडिया से चोरी हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जो अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है उन्होंने एक हाथ में बाउल ऑफ खीर पकड़ी हुई है और एक हाथ में चम्मच पकड़ी हुई है, जो ये सभी आइटम्स जो है ये एसोसिएट होती हैं गॉडेस ऑफ फूड से, और ये एक डेटी भी है सिटी ऑफ वाराणसी। फिर उसके बाद दिव्या मेहरा ने और रिसर्च की थोड़ी, तो रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि जो नॉर्मन मैकेंजी थे उन्होंने एक ट्रिप किया था टू इंडिया इन 1913, और वहाँ पे उस ट्रिप के दौरान उनको वो मूर्ति दिखाई दी और वो मूर्ति उन्हें पसंद आई। तो उन्होंने एक स्ट्रेंजर को कहा कि आप वो मूर्ति को मेरे लिए आप ले आओ। तो जो स्ट्रेंजर था वो मैकेंजी की जो डिज़ायर थी उसे पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, उस टेम्पल से उस मूर्ति को चोरी कर लिया और चोरी करके मैकेंजी को दे दिया, और फिर उसे स्मगलिंग के थ्रू
उसे भेज दिया गया फॉरेन कंट्री में। अभी मैं बात करूंगा कि स्मगलिंग भी किस तरह से की जाती है और किस तरह से ये तस्करी होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी मैं बताऊंगा अभी आपको। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, फिर उसके बाद जो दिव्या मेहरा है उन्होंने बात की जॉन हैम्पटन से, जो कि सीईओ है मैकेंजी आर्ट गैलरी के। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो स्टैचू है ये इंडिया की धरोहर है, तो इन्हें आप रिटर्न कर दें। उन्होंने उससे रिक्वेस्ट किया और फिर वो तुरंत मान भी गए कि ठीक है, हम इसे आपको रिटर्न कर देंगे। तो कनाडा में जो वहाँ के हाई कमीशन है, हाई कमीशन इन ओटावा, वहाँ की इंडियन हाई कमीशन को जब ये पता चलता है तो वो उन्होंने भी क्या किया कि हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन ऑफ ओटावा और डिपार्टमेंट ऑफ कैनेडियन हेरिटेज वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँचकर वो भी कहते हैं कि हम आपको इसमें मदद करेंगे इसे वापस इंडिया पहुँचाने में। और फिर उसके बाद उस स्टैचू की वहाँ से जर्नी शुरू होती है। और हालांकि ये जो स्टैचू है ये नेक्स्ट मंथ इंडिया आएगी आफ्टर इट्स वर्चुअल रिपाट्रिएशन सेरेमनी, जो कि होने वाली है नवंबर 19 को। यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना ने भी ये बात कही कि एज अ यूनिवर्सिटी वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट हिस्टोरिकल रॉन्ग्स एंड हेल्प ओवरकम द डैमेजिंग लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म वेरेवर पॉसिबल। हालांकि ये उन्होंने ऐसा कहा कि वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उनकी तो जिम्मेदारी ये बनती है कि जो भी हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए हैं उनको मदद करें, कि उनकी मदद से वो क्या करें, जितने भी गलतियां हुई है उनको वो सुधारे। हालांकि ये कोई ऐसा पश्चाताप तो हो नहीं सकता, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एक्ट हो सकता है, अप्रोप्रिएट एक्ट हो सकता है टुवर्ड्स रॉन्ग्स को सही करने में। तो ये तो सारी बातें हुई। देन उसके बाद बात करते हैं कि आखिर किस तरह से जब ये इंडिया पहुंच जाएगी तो ये इसका ओनर कौन होगा। तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा कि हमारे इंडिया में भी एक डिपार्टमेंट है जिसे कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जब ये आइडल इंडिया पहुंचेगा, लैंड करेगा दिल्ली में, तो सबसे पहला हक जो होगा वो होगा ASI का, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का होगा। वो इनका इनको अपने कस्टडी में से रखेंगे, सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ करने के बाद उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या इस स्टैचू को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर रखा जाएगा या फिर इसे वापस से उसी टेम्पल में, वाराणसी के उसी टेम्पल में रख दिया जाएगा जहाँ से ये चोरी हुई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हो गई इस मूर्ति के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर स्मगलिंग जो है वो होती कैसे है। देखिए, एक अनुमान के मुताबिक ये बताया जाता है कि देश में करीब हर साल औसतन 10,000 प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां चोरी की जाती हैं और उसे स्मगलिंग के द्वारा उसे अन्य देशों में उसे भेज दिया जाता है, जो काफ़ी कीमती भी होती हैं। और हालांकि न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की अगर माने तो वो ये बताते हैं कि सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यापारी हैं और शिपिंग एग्जीक्यूटिव है S विजय कुमार। वो कहते हैं कि करीब हर दशक में कम से कम 10,000 कीमती कलाकृतियां जो हैं वो भारत से तस्करी की जाती हैं। उन्होंने 2018 में उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द आइडियल थीफ, यानी मूर्ति चोर। और किताब में देश की मूर्तियों की तस्करी कैसे होती है इसके बारे में बताया गया है। आप चाहे तो उसमें से पढ़ सकते हैं। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह से की जाती है। अधिकतर जो मूर्तियाँ हैं वो समुद्र के रास्ते से स्मगल की जाती है और फिर उन मूर्तियों को कस्टम से बचाते हुए लाया जाता है। अगर वे कहीं पकड़ा भी जाती हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि बगीचे में सजाने वाली मूर्तियां हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पे ऑफिसर्स को रिश्वत दे दी जाती है। वहाँ के जो भी काम कर रहे होते हैं उनको रिश्वत दे दी जाती है और फिर समुद्री रास्ते से एक देश से दूसरे देश पहुँचने के बाद वहाँ के जो चोर बाज़ार या फिर जो काला बाज़ार है वहाँ पे उन्हें भारी कीमतों पर बेच दिया जाता है, जहाँ से उन तस्करों को काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं उसके। हालांकि उसके बाद भी उस मूर्ति की जो असल कीमत होती है वो तो पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि वो मूर्तियाँ वो काफ़ी ज़्यादा महंगी और काफ़ी ज़्यादा कीमती होती हैं।
क्या लेकिन अब ये क्वेश्चन ही आता है कि क्या इनको रोकने के लिए कोई नियम नहीं है? देखिए ऐसा नहीं है। इसके लिए भी एक्ट बनाया गया है, द एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972। ये तो बना तो हुआ है। इसे बनाया गया है जितने भी धातु से बनी हुई मूर्तियाँ हो या पत्थरों से बनी मूर्तियाँ या फिर दूसरे तरह के आर्ट वर्क, पेंटिंग्स, आभूषण या कागज़ों पर उकेरी कलाकृतियाँ, लकड़ी पर नक्काशी और तरह-तरह की जो कलाकृतियाँ हैं, इनको तस्करी से बचाने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। एंटिक एक्ट ये भी कहता है कि इस तरह की प्राचीन कलाकृति अगर किसी निजी संग्रहकर्ता के पास हो तो उसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इसे रजिस्टर करना होगा। अगर देश के भीतर भी किसी वजह से कलाकृति किसी दूसरे को बेची जाए तो उसे लाइसेंस पहले लेना होगा, और अगर कोई इसका पालन ना करे तो उसे सज़ा का प्रावधान भी दिया गया है कि उसे सज़ा भी हो सकती है। लेकिन बहुत सी जगहों पर और बहुत सी वजहों से इस एक्ट का सही ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि हर साल जो है अरबों खरबों कीमतों की जो भारतीय कलाकृतियाँ हैं वो दूसरे देशों में जा रही है। इवन कि इंडिया में हमारे पास भारत में अपने ही आर्ट वर्क का सही तरीके से कोई लेखा जोखा नहीं रखा गया है। नेशनल मिशन फॉर मोनूमेंट एंड एंटिक्विटीज़ के मुताबिक देश में कम से कम 7 मिलियन प्राचीन चीज़ें हैं, लेकिन इनमें से केवल 1.3 मिलियन एंटीक चीज़ों का ही डॉक्यूमेंटेशन हो सका है, और कमेटी बनने के बाद भी कड़े नियम नहीं बन सके हैं, और अगर बने भी हैं तो उनका पालन नहीं किया जा सका है। और समुद्री सीमाओं पर कड़ी निगरानी ना होना भी इन तस्करियों को बढ़ावा देने का एक और बड़ा कारण है। हालांकि अगर दूसरे देशों में अगर कोई एंटीक चीज़ अगर वहाँ पहुँच भी जाती है और उनका अगर पता चल भी जाता है तो वहाँ से उन्हें वापस लाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि भारत जो है वो 1970 में यूनेस्को ट्रीटी में शामिल है, इसलिए देश अगर अपने यहाँ भारत की कोई प्राचीन कृति अपने यहाँ पाते हैं तो वे उसे लौटा तो सकते हैं। हालांकि एक बार अगर आर्ट वर्क देश से बाहर निकल जाए तो उसे पाना आसान नहीं होता है, और बहुत बार ये निजी संग्रहकर्ता के पास पहुंच भी जाते हैं जहां ये ट्रैक भी नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी कारणें हैं इनका वापस नहीं आना और इनका तस्करी होकर बाहर चले जाना। आई होप इस वीडियो में आप कुछ धन्यवाद।